हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ब्रिटेन की संसद के दूसरे सदन या निम्न सदन लोक सदन के बारे में पढ़ेंगे। लोक सदन या हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटेन की संसद का निम्न सदन है। यह सदन एक शक्ति संपन्न सदन है। यह सदन लोकतांत्रिक सदन है। जैसे भारत में लोकसभा एक लोकतांत्रिक सदन है। भारत को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। हर दल अपने प्रतिनिधि खड़े करता है। उसी तरह से ब्रिटेन में यह लोक सदन जनता के द्वारा चुना जाता है। वालपोल का लोक सदन के बारे में यह कहना है कि जब हम ये कहते हैं कि मंत्री संसद से परामर्श कर रहा है तो वस्तु स्थिति में वो संसद से नहीं लोक सदन से परामर्श करता है। जब हम कहते हैं कि मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है तो मंत्रिमंडल लोक सदन के प्रति नहीं, मंत्रिमंडल संसद के प्रति नहीं, लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। जब हम कहते हैं कि सम्राट संसद को विघटित करता है तो वस्तु स्थिति में संसद विघटित नहीं होती, लोक सदन का विघटन किया जाता है। यानी कि लोक सदन महत्वपूर्ण सदन के रूप में देखा जाता है। इसके सदस्य बनने की कुछ योग्यताएं हैं कि वो ब्रिटेन का नागरिक हो, 21 वर्ष की उसकी आयु हो, मतदाता सूची में उसका नाम हो। कुछ योग्यताएं भी हैं कि वह हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य नहीं होना चाहिए, चर्च का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, सरकारी ठेके पर कोई काम लेने वाला नहीं होना चाहिए। लोक सदन के सदस्यों के कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे भाषण देने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता है। सदन में उनके द्वारा अगर कोई बात कह दी जाती है तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। सदन का अधिवेशन चलने के से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। यानी अगर उन्होंने कोई अपराध भी कर दिया है तो भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। लोक सदन के सदस्य स्पीकर के माध्यम से अपनी बात रानी या तक पहुंचाते हैं। लोक सदन के जो सदस्य हैं वे प्रमुख रूप से किसी भी सदस्य की अयोग्यता के संबंध में निर्णय दे सकती है और इस आधार पर सदस्य का चुनाव रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट है लोक सदन की शक्तियां और कार्य। सबसे पहली है विधायी शक्तियां। जैसा आपको पूर्ववर्ती लेक्चर्स में भी बताया था कि हम विधायी शक्तियां मानते हैं संसद की, यानी कानून बनाने का कार्य संसद करती है। लेकिन ब्रिटेन का जो शासन है, शासन का ढांचा है, वो संसदात्मक है। ये कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से ली जाती है। व्यवस्थापिका में इसके दल का बहुमत होता है। इसीलिए साधारण और संवैधानिक विधेयक इसी के द्वारा सदन के पटल पर रखे जाते हैं और चूंकि इसके दल का बहुमत है सदन में, इसीलिए सदन से ये आसानी से पारित हो जाते हैं। दूसरा है वित्तीय अधिकार। वित्तीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हम यह मानते हैं कि जो बजट है, जैसा आपको बताया था इससे पूर्ववर्ती लेक्चर में, कि बजट उच्च सदन में नहीं निम्न सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। सदन में वाद विवाद होता है, पारित होता है, फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास जाता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स चाहे पास करे या न करे, 1 महीने के अंदर अंदर लॉर्ड सभा वापस लोक सदन को देती है और फिर वह पारित हो जाता है। यानी वित्त क्षेत्र में यह शक्ति संपन्न है। लोकसभा के कार्यपालिका संबंधी अधिकार। कार्यपालिका संबंधी अधिकार इसके बहुत व्यापक हैं। मंत्रिमंडल को यह नियंत्रित करता है। मंत्रिमंडल इसी के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन वस्तु स्थिति में हम देखें तो यही जो मंत्रिमंडल है वह लोकसभा पर हावी होता है। चाहे नीति का निर्धारण है मंत्रिमंडल करता है, अपने बहुमत के आधार पर वह यहाँ पर हावी है। और इसी रूप में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के रूप में अगर हम देखते हैं तो संसद की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है और इस रूप में लोक सदन भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाता है बहुमत होते हुए। नेक्स्ट है लोक सदन द्वारा जनता की शिकायतों का निवारण। चूंकि ये जनप्रतिनिधि होते हैं और इन्हें 5 साल बाद फिर जनता के सामने जाना होता है, इसीलिए ये जन शिकायतों का निवारण भी करते हैं। जो जनता इनसे चाहती है वह लोक सदन के सदस्यों के द्वारा उसका वो बात मंत्रियों तक कही जाती है और मंत्री उसका समाधान करते हैं। और इसीलिए बर्क कहते हैं कि लोक सदन जनता की सच्ची आवाज़ है। यानी जो जनता चाहती है उस
इच्छा को लोक सदन के सदस्य पूरा करते हैं। नेक्स्ट है निगरानी और आलोचना। संसद के रूप में या लोक सदन के द्वारा कार्यपालिका की निगरानी भी की जाती है और आलोचना भी। कार्यपालिका अगर तानाशाह होने का प्रयास करे तो यह विरोध करती है, कोई गलत नीति अपनाए तो इसके द्वारा खुलकर आलोचना की जाती है। और हाउस ऑफ कॉमन्स के 5 कुछ अस्त्र हैं जिनके माध्यम से वो ऐसा कर पाती है, जिसमें कि विपक्ष है तो जो सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ज़्यादातर प्रश्न प्रतिपक्ष से ही पूछे जाते हैं। जो बहस होती है वो भी प्रतिपक्ष और सत्तारूढ़ दल में होती है। तो ऐसी स्थिति में उस बहस के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से सत्तारूढ़ दल को, या दूसरे रूप में हम कहें कि लोक सदन मंत्रिमंडल की निगरानी और आलोचना करता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा का केंद्र। राजनीतिक शिक्षा का केंद्र है लोक सदन की होने वाली कार्यवाही जनता तक पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में जनता राजनीतिक दृष्टि से प्रशिक्षित होती है, उन्हें पता चल पाता है कि कौन सा विधेयक सदन की पटल पर रखा जा रहा है। प्रशिक्षण स्थल आने वाले प्रधानमंत्रियों का, आने वाले मंत्रियों का यह प्रशिक्षण स्थल है। भारत की तरह वहाँ वंशानुगत राजनीति को मान्यता नहीं दी जाती है। योग्यता के आधार पर ही प्रधानमंत्री बनते हैं, योग्यता के आधार पर ही मंत्रिमंडल के सदस्य बनते हैं। जैसे चर्चिल का ये कहना था, जो कि ब्रिटेन के एक सफल प्रधानमंत्री रहे हैं, कि मैं हाउस ऑफ कॉमन्स का शिशु हूँ, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में रहकर ही जो राजनीतिक स्थितियाँ हैं उसके बारे में राजनेता अवगत होते हैं और सीखते हैं, प्रशिक्षण एक तरह से प्राप्त करते हैं और फिर मंत्री पद और प्रधानमंत्री पद तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट है लोक सदन का मूल्यांकन। इसके महत्व में पहला तर्क हम देते हैं आलोचना का मंच और जनमत का केंद्र। यह आलोचना का मंच है और जनमत का केंद्र है, यानी सत्तारूढ़ दल की आलोचना प्रतिपक्ष करता है और जब विपक्ष के द्वारा आलोचना की जाती है, सत्तारूढ़ दल अपनी बात कहता है, तो उस तर्क वितर्क के आधार पर जनमत का निर्माण होता है, यानी जनता किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच पाती है। जैसे कि लास्की कहते हैं कि प्रतिपक्ष के कारण हमेशा सत्तारूढ़ दल को यह खतरा रहता है कि कब प्रतिपक्ष के द्वारा उसकी कोई ऐसी आलोचना कर दी जाए कि उसे हार का सामना करना पड़े, यानी स्वतंत्रता की रक्षा का दुर्ग लोक सदन को माना जाता है। कुशल राजनीतिज्ञों के चयन का स्थान। राजनीतिक अपनी कुशलता का परिचय सदन में देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर यह पता चल जाता है कि किसमें कितनी योग्यता है। वो जिस हिसाब से अपनी बात कहते हैं, जिस हिसाब से वो वाद विवाद में हिस्सा लेते हैं, जिस हिसाब से वो तर्क वितर्क करते हैं, उस आधार पर उनकी योग्यता का निर्धारण हो जाता है और उस निर्धारण के आधार पर प्रधानमंत्री फिर उसे मंत्रिमंडल में शामिल करता है। नेक्स्ट है सहमति पर आधारित लोकतंत्र का माध्यम। जनता को पता चल जाता है कि सरकार क्या कर रही है, हमारे लिए कुछ कर भी रही है या कुछ नहीं कर रही है। लोक सदन अभिव्यक्ति का साधन बन जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर हम देखते हैं कि लोक सदन एक निम्न सदन के रूप में एक शक्ति संपन्न सदन की भूमिका निभाता है। आज हम एक और टॉपिक लेंगे, ब्रिटेन में संसदीय विपक्ष या संसदीय प्रतिपक्ष। लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष या विपक्ष का होना बहुत आवश्यक है, बल्कि हम यह कहते हैं कि लोकतंत्र का आधार राजनीतिक दल होते हैं। एक सत्ता प्राप्त करता है तो दूसरा प्रतिपक्ष की भूमिका निभाता है। ब्रिटेन में 2 राजनीतिक दल हैं, अनुदारवादी दल और मजदूर दल। एक दल की सरकार बनती है तो दूसरा दल प्रतिपक्ष में रहता है और यहाँ हम यह देखते हैं कि जो प्रतिपक्ष है वो बहुत ही क्रियाशील प्रतिपक्ष है। भारत की तरह टूटा फूटा या विखंडित विपक्ष यहाँ पर नहीं देखा जाता है। यहाँ विपक्ष संगठित है और जैसा आपको मंत्रिमंडल वाले चैप्टर में बताया था कि प्रतिपक्ष संगठित होने के लिए अपना एक मंत्रिमंडल बनाता है, जिसे हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। छाया मंत्रिमंडल के रूप में उसका एक प्रधानमंत्री भी होता है, उसमें गृह मंत्री भी होता है, उसमें वित्त मंत्री भी होता है। तो इस रूप में वो क्रियाशील रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिपक्ष के कार्य। पहला कार्य है आलोचना। महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष का यही कार्य होता है कि सत्तारूढ़ दल की आलोचना उसके द्वारा की जाती है और इस आलोचना से सत्ता पक्ष घबराता भी है। जेनिंग्स ये मानते हैं कि संसद शासन नहीं करती,
वह आलोचना करने के अलावा कुछ नहीं करती। और यह आलोचना करने का काम कौन करता है? आलोचना का काम प्रतिपक्ष करता है। सेकंड है शासन की वैकल्पिक नीति का प्रचार करना, यानी कि कोई भी नीति सत्तारूढ़ दल ने बनाई, प्रतिपक्ष उसकी वैकल्पिक नीति के बारे में जनता को बताता है कि अगर हम सत्ता में होंगे तो हम इस समय ऐसा करेंगे, और वे सत्तारूढ़ दल की जो कमियां हैं उन्हें बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीति को प्रभावित करना। सरकार के द्वारा यानी मंत्रिमंडल के द्वारा जो नीतियां बनाई जाती हैं उन्हें यह प्रभावित करता है। कोई भी गलत नीति अगर सत्तारूढ़ दल ने बना दी तो उसका विरोध जब प्रतिपक्ष करता है तो वह विरोध जनता तक जाता है। जनता भी अगर विरोध करने लगती है तो सरकार को सोचना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में कई बार प्रस्तुत विधेयक को भी सत्तारूढ़ दल को वापस देना पड़ता है। यानी इतना अधिक आलोचना प्रतिपक्ष के द्वारा की जाती है। लोकतंत्र को सुरक्षित रखना, जो प्रतिपक्ष है वो लोकतंत्र को भी सुरक्षित रखता है, क्योंकि सुदृढ़ प्रतिपक्ष हमेशा लोकतंत्र की नींव को मजबूत बनाता है। ये कुछ अच्छाइयाँ हैं प्रतिपक्ष की, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। पहला है विपक्ष का मुख्य कार्य रोड़ा अटकाना है। विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष चाहता है कि उसके पास जैसे तैसे सत्ता आ जाए, और इस सत्ता के लिए वह सत्तारूढ़ दल की कई बार गलत आलोचना भी कर देता है। नेक्स्ट है विपक्ष की आलोचना दलीय होती है। विपक्ष की ज़्यादातर आलोचना दल पर आधारित होती है, यानी अनुदारवादी दल है तो फिर ऐसी स्थिति में जो मजदूर दल है वो आलोचना करेगा, यानी दलीय आधार पर आलोचना की जाती है। नेक्स्ट है विपक्ष की निराधार आलोचना से अनेक बार विपक्षी सरकारें गुमराह हो जाती हैं। कई बार जो विपक्षी सरकारें हैं वो समझ नहीं पाती और वो गुमराह हो जाती हैं। इस तरह से कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट है विपक्ष का महत्व। पहला है विपक्ष संगठित रहता है। दूसरा है संकट के समय दोनों दल एक होकर सहायता करते हैं, चाहे सत्तारूढ़ दल हो चाहे प्रतिपक्ष हो। जैसे संकट आया, प्रथम महायुद्ध हुआ, द्वितीय महायुद्ध हुए, तो उस समय दलीय विभाजन के आधार पर ब्रिटेन में काम नहीं किया गया, दोनों ने मिलकर काम किया। आलोचना करके लोकतंत्र को सुरक्षित रखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ महत्व हम प्रतिपक्ष का देखते हैं। धन्यवाद।